जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों मैंने हॉर्टिकल्चर के जो है आपको लाइव क्लास में एक दिन 15 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट करवा दिए थे। तो यहां पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। बट यहां पे मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासतौर से जो अभी फिलहाल में एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे हैं और आईसीआर के जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कम से कम आप प्लीज़ जो है कम से कम 10 क्वेश्चन आप देख के जाएं, आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन का लेवल क्या है, एटलीस्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और लास्ट टाइम पे तो सभी को पता है भाई कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि भाई आप सभी को पता है मोटिवेशन मिलता है इन सभी चीज़ों से। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को जरूर एक बार जो है लाइक कर दें और फिर अपन जो है ऑब्जेक्टिव सहित इसका एनालिसिस करेंगे, पूरे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि द मोस्ट सीरियस डिसीज ऑफ ओकरा, मतलब भिंडी का सबसे गंभीर रोग कौन सा है। सभी को पता है भिंडी का सबसे गंभीर रोग कौन सा है भाई, कौन सा है भिंडी का सबसे गंभीर रोग? तो येलो वेन मोजेक, सभी को पता है, जिसको क्या बोलते हैं YMB, येलो वेन मोजेक जिसको बोलते हैं। बहुत ही खतरनाक माना जाता है येलो वेन मोजेक, खासतौर से ओकरा के लिए, मतलब एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस यानी भिंडी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी पत्ती पूरी येलो पड़ जाती है, इसलिए इसको येलो वेन मोजेक बोलते हैं। और सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे पहले जो है जो आपका येलो वेन मोजेक इसको कहाँ देखा गया? तो सबसे पहले इसको 1924 में, कहाँ पे? 1924 में आपका बॉम्बे में, याद रखना 1924 में बम्बई में जो है इसको येलो वेन मोजेक को खोजा गया। इसके जस्ट बाद ही इसको श्रीलंका में भी जो है खोजा गया। तो ये जो है चीज़ आप याद रखना, अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है ये चीज़ें कि 1924 में बम्बई में जो है आपका YMB मोजेक नाम के डिसीज को खोजा गया था, मतलब देखा गया था सबसे पहले भारत में। तो ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग सभी इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको सभी को पता है कि जो येलो वेन मोजेक है ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा यहाँ पे फैलता है, ठीक है। तो ये भिंडी में सबसे खतरनाक माना जाता है खासतौर से, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये भी भाई अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द एवरेज रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल पर कैप्टा पर डे इज, मतलब कितनी रहेगी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की औसत आवश्यकता कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या यहाँ पे 600 ग्राम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का कि पर कैप्टा मतलब कितनी है प्रति व्यक्ति औसत सब्जी की फिलहाल में उपलब्धता। तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या ले लोगे? 400 ग्राम, क्योंकि आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लोगे, ना कि आपको सभी को पता है, ठीक है, कि कितनी यहाँ पे पर कैप्टा जो है आपकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की औसत आवश्यकता है। तो कितनी है? 400 ग्राम यहाँ पे आवश्यकता है। तो बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं कि वेजिटेबल्स में फर्स्ट रैंक किसकी है। बेसिकली ऐसे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में डाल देते हैं वो। तो आप इनको कम से कम एटलीस्ट इन क्वेश्चन को याद रखना सभी लोग, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो है दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सीड रेट ऑफ ओपन पॉलिनेशन टमाटो, मतलब देखिए घुमाने के लिए अपने से यहाँ पे पूछा हुआ है खुले परागण, याद रखिएगा, खुले परागण टमाटर की किस्मों की बीज दर क्या होती है। अब आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा वो पूछ सकता था कि सीड रेट ऑफ टमाटो यानी टमाटो की सीड रेट कितनी होती है, बट यहाँ पे उसने पूछा है कि खुले टमाटर में, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे सीधी सीधे अपने को सीड रेट बताने की, बट भाई टमाटो की सीड रेट कितनी होती है? तो सभी को पता है भाई टमाटर की जो सीड रेट होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। 400 से 500 जो आपकी सीड रेट होती है किसकी? टमाटर की। सभी ने जो है पढ़ी होगी सीड रेट टमाटर की 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, सभी ने देखी होगी, ठीक है, 400 से 500। जबकि हाइब्रिड की आप लोगों को जनरली पता होगी हाइब्रिड की कितनी होती है, 100 से 150 ग्राम जो है यहाँ पे आपकी हाइब्रिड की होती है, 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर यहाँ पे किसकी होती है? हाइब्रिड, यानी जो संकर टमाटर होता है उसकी बीज दर यहाँ पे 100 से 150 ग्राम रखी जाती है। वैसे आप लोगों ने टमाटर के सीड देखे नहीं होंगे अधिकतर लोगों ने, बट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है जनरली आपको यहाँ पे टमाटर का सीड है, देख सकते हो आप, ये टमाटर के सीड होते हैं, है ना। टमाटर के सीड को जो है बोया जाता है और टमाटर की जो है ट्रांसप्लांटिंग भी तैयार की जाती है, सभी को पता है, ठीक है। टमाटर जो है अधिकतर उपयोग तो टमाटर का जो है ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है, याद रखना। टमाटर एक कैसा है? रोपणी तैयार की जाती है, मतलब टमाटर को जो है नर्सरी में तैयार किया जाता है, यानी, ठीक है। तो ये एक ट्रांसप्लांट पौधा है अधिकतर, तो वही उपयोग किया जाता है, सीड बहुत कम उपयोग किए जाते हैं।
अब हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते, सॉरी 19, एपीडा का मुख्यालय स्थित है। भाई ये एपीडा आपका दिया हुआ है। एपीडा का मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका एपीडा का पूरा नाम है। क्या है? एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, याद रखिए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्शन है ना, फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका जिसको एपीडा का फुल फॉर्म है, याद रखना। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि एपीडा का जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो एपीडा का आप लोगों को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका दिल्ली में जो है मुख्यालय पाया जाता है। अधिकतर मुख्यालय तो आपके दिल्ली में ये, ठीक है, जो आपकी राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे सभी आपके अधिकतर मुख्यालय पाए जाते हैं, है ना। बाकी बंबई में जो आपका मुख्यालय है वो नाबार्ड का है, सभी को पता है, ठीक है। नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा ऋण जो प्रथम स्थान है कृषि के क्षेत्र में, नाबार्ड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऋण क्षेत्र में खास तौर से। तो नाबार्ड का अगर आपसे कोई मुख्यालय पूछे तो आपको पता है मुंबई में है। बाकी आपका दिल्ली में जो एपीडा है इसका मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986, याद रखना 1986 में जो एपीडा है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो आपका इकोनॉमिक्स है उसमें ये क्वेश्चन अवश्य पूछ सकता है। और आपको सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बिल्कुल जो है दिया हुआ है आपके सिलेबस में, तो आप जो है इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 पूछा हुआ है, 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसके बारे में, मेरे को नहीं लग रहा समथिंग वे में शायद अधिकतर लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में देखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टमाटर में ब्लोची रिपेयरिंग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। ब्लोची रिपेयरिंग का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो टमाटर में जो ब्लोची रिपेयरिंग होता है कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन ऑप्शन दिया हुआ है, पोटास दिया हुआ है, फॉस्फोरस भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे बोरॉन भी दिया हुआ है। तो टमाटर में जो ब्लोची सबसे पहले होता क्या है, ये एक प्रकार का शारीरिक विकार है टमाटर का। आप देख सकते हो ये आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कुछ इस टाइप से टमाटर आपका ब्लोची हो जाता है। मतलब टमाटर में आप लोगों ने देखी होगी पूरा ये टमाटर इस टाइप से ब्लोची जो ये समस्या होती है इसको टमाटर में ब्लोची बोला जाता है। तो कौन से पोषक तत्व की कमी से जो है ये समस्याएं टमाटर में उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए जो ये समस्याएं उत्पन्न होती है ब्लोची नामक, ये बोरॉन की कमी से होती है, नहीं सॉरी पोटास की कमी से होती है। बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, पोटास डेफिशिएंसी, है ना। आपको सभी ने जो है सुना होगा ब्लोची के बारे में, कि मतलब अधिकतर लोगों ने नहीं सुना होगा, पोटास की जो है कमी से होता है आपका ब्लोची, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बट जो है इसके साथ साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, टमाटर के बहुत सारे शारीरिक विकार हैं। जैसे कि सबसे पहला आप लोगों ने क्या सुना, पफ्फीनेस के बारे में सुना होगा, ठीक है। पफ्फीनेस एक प्रकार का टमाटर का ही शारीरिक विकार, एग्जाम में पूछी हुई चीज़ें हैं ये, पफ्फीनेस आप याद रखना। इसके बाद आपने सुना होगा बक आई रॉट करके भी सुना होगा, ठीक है। बक आई रॉट, ये बक जो आई रॉट होता है ये भी एक टमाटर का शारीरिक विकार है। एक सुना होगा आपने ब्लॉसम एंड रॉट, ठीक है, सभी ने सुना होगा ब्लॉसम एंड रॉट। तो ये जो है टमाटर के सारे शारीरिक विकार माने जाते हैं, याद रखना बहुत। टमाटर में एक और आप ये ऐड कर लीजिएगा ब्लोची रिपेयरिंग, ये भी जो है पोटास की कमी से आपका होता है, ये आपने सभी ने देख लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टमाटर में बहुत सारे शारीरिक विकार जो है पाए जाते हैं। लाइसोपर्सिकोन एस्कुलेंटम इसका जो है आपका वैज्ञानिक नाम है, ये आप इसको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पत्ता गोभी के बारे में, कि भाई पत्ता गोभी की प्रथम संश्लेषित किस्म कब विकसित की, मतलब सिंथेटिक जो आपका पत्ता गोभी है ये कब विकसित किया गया। व्हेन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक वेराइटी ऑफ कैबेज डेवलप्ड, तो कब डेवलप्ड की थी भाई जो कैबेज की फर्स्ट वेराइटी है, इसको कौन सी सन में जो है विकसित किया गया था। तो आप लोग याद रखना क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर होगा 1992, 1992 में जो है यहाँ पे पत्ता गोभी की पहली संश्लेषित किस्म जो है यहाँ पे विकसित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1992 में पूछ सकता है एग्जाम में, सारे न्यू क्वेश्चन है भाई, ठीक है, सारे आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिले, एक भी रिपीटेड भी क्वेश्चन नहीं है। ये यहाँ पे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बैगन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त तापमान, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ब्रिंजल। मतलब अगर बैगन की आपको खेती करना है तो सुटेबल टेम्परेचर यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 10 से 12 सेल्सियस, 12 से 15 सेल्सियस, 17 से 20 सेल्सियस, या यहाँ पे 21 से 25 सेल्सियस, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट जो आपका टेम्परेचर है वो 17 से 20 सेल्सियस जो है यहाँ पे आपका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपको खेती इसकी करनी है बैगन की खेती के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो 17 से 20 यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर है, सी जो है यहाँ पे एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपको सभी को एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि बैगन की जो है पूसा अंकुर आपने सभी ने सुनी होगी। पूसा अंकुर एक वेराइटी है बैगन की जो कि नई वेराइटी मानी जाती है। पूसा अंकुर बैगन की कैसी वेराइटी, एक नई वेराइटी है, तो ये आपको यहाँ पर रखने इंपॉर्टेंट है, नवीनतम वेराइटी है।
तो ये इस बात को जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कौन सा है, 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें। तो जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन अपने से पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि आरिका हरिता किसकी किस्म है। आरिका हरिता इज अ वेराइटी ऑफ, तो किसकी, टोमेटो की है, चिली की है, कैप्सिकम की है, या यहाँ पे ओकरा की। तो किसकी वेराइटी भाई आपकी आरिका हरिता। तो आरिका जो हरिता आपकी यहाँ पे वेराइटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है किसकी, चिली की। याद रखना चिली की बहुत ही महत्वपूर्ण वेराइटी है आपकी, खासतौर से आरिका हरिता। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है मिर्ची की, जो है सभी किस्मों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी कौन सी है, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे तीखी जो वैरायटी है, सबसे अगर मिर्ची की सबसे तीखी वैरायटी कौन सी है, तो आरिका हरिता जो मिर्ची की सबसे तीखी वैरायटी मानी जाती है। और मसालों में जो है सबसे ज़्यादा उपयोग इस आरिका हरिता जो वैरायटी का किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि जो आरिका हरिता किसकी वैरायटी है, तो चिली की यहाँ पे वैरायटी है। बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्वाधिक मसालों में उपयोग की जाने वाली वैरायटी कौन सी है, आरिका हरिता। और जो है सबसे तीखी वैरायटी कौन सी है, आरिका हरिता। ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 24 की साइड। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि टमाटर में गुणसूत्र की संख्या, मतलब टमाटर में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो टमाटर में सभी को पता है, बैगन में और टमाटर में 24 यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। 2n बराबर क्या 24, यहाँ पे डी जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। टमाटर का सभी को पता है, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी कि बैगन की, तो बैगन में आप देख सकते हो कि बैगन की निम्नलिखित में से कौन सी एक किस्म फोमोप्सिस ब्लाइट, याद रखें फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्रिंजल इज द रेजिस्टेंस ऑफ फोमोप्सिस ब्लाइट। सभी ने फोमोप्सिस ब्लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि ये जो है एक रोग है आपका किसका, ब्रिंजल का। बहुत ही खतरनाक रोग है आपका फोमोप्सिस ब्लाइट, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए। तो यहाँ पर बैगन के लिए खासतौर से बहुत नुकसान पहुंचाता है फोमोप्सिस ब्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में कौन कौन सी वेराइटीज दी हुई हैं। तो पंत सम्राट बहुत ही फेमस है भाई, खासतौर से बैगन की। पंत ऋतुराज, पूसा भैरव और पूसा पर्पल लौंग, ये भी बहुत ही फेमस वेरायटी और बहुत बेस्ट वेरायटी है खासतौर से बैगन की। तो यहाँ पे 4 किस्में दी हुई हैं बैगन की, चारों किस्में हैं। तो फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए कौन सी ऐसी जो है वेरायटी है जो रेजिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूसा भैरव जो यहाँ पे वेरायटी है ये आपकी जो है फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है। कौन सी, फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए पूसा भैरव आपकी होगी, एक होगी आपकी फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए पंत सम्राट। ये जो कुछ वेरायटी है यहाँ पे आप देख सकते हो फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए। तो यहाँ पे आपका ए और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे, ए और सी यहाँ पे दोनों वेरायटी दी हुई है। तो अपन दोनों आंसर लेंगे, पंत सम्राट भी यहाँ पे आंसर होगा और यहाँ पे पूसा भैरव भी आंसर होगा। दोनों यहाँ पे जो है आपके राइट आंसर होगा। फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए दोनों ही रेजिस्टेंस वेरायटी है, आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और जो आपकी पंत ऋतुराज है, जो आपकी पंत ऋतुराज यहाँ पे दी हुई है, तो पंत ऋतुराज खासतौर से आपने सुना होगा बैगन में जीवाणु उकटा रोग लगता है, सभी ने सुना होगा कि जीवाणु उकटा के बारे में। तो बैगन में जो जीवाणु उकटा लगता है उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरायटी कौन कौन सी है, तो जीवाणु उकटा के लिए आपकी पंत सम्राट हो गई, सॉरी यहाँ पे पंत सम्राट नहीं होगी, यहाँ पे पंत ऋतुराज हो गई और पूसा पर्पल लौंग हो गई। ये दोनों वेराइटीज जो आपकी हैं जीवाणु उकटा के लिए रेजिस्टेंस है। बाकी आपकी पूसा भैरव और पंत सम्राट जो वेराइटी है ये किसके लिए, फोमोप्सिस ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंस वेराइटी है। तो ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, तो इनको आप जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है एग्जाम में। बाकी आप सभी को पता है बैगन में छोटी पत्ती रोग भी होता है, तो उसके लिए रेजिस्टेंट वेरायटी कौन सी है, तो मंजरी गोटा बहुत ही फेमस वेरायटी है खासतौर से बैगन की, सभी ने सुना होगा मंजरी गोटा। तो ये जो वेरायटी है बैगन की छोटी पत्ती के लिए रेजिस्टेंस वेरायटी मानी जाती है, तो याद रखें, ठीक है। ये बैगन का कुछ फोमोप्सिस ब्लाइट इस टाइप से हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा फोमोप्सिस ब्लाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम आपसे यहाँ पे बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ट्रांसप्लांटेड मतलब प्रतिरोपित फसल नहीं है, उनका प्रतिरोपण यानी सीधी सीधी बात उनकी नर्सरी तैयार नहीं की जा सकती है। यानी देखो सीधी सी बात, अगर पौधे को ट्रांसप्लांट करोगे तो सीधी सी बात उसको नर्सरी में ही रखा गया होगा, तभी आप जाके उस पौधे को ट्रांसप्लांट करोगे। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, नॉट अ ट्रांसप्लांट क्रॉप। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो काउपी यानी लोबिया, ओकरा, पी यानी मटर और ऑनियन। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, कौन सी क्रॉप है जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्या, जिसको ट्रांसप्लांट नहीं किया सकता, काउपी, और यहाँ पे दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, आप याद रखना।
बाकी जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि आप समझे कि दोनों ऑप्शन आ गए हैं तो ये क्या करें, आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड है। अगर आप ऑप्शन में ए भी लगा दोगे और सी भी लगा दोगे, दोनों आपके सही होंगे। अगर ये क्वेश्चन एमपीपी आपकी पीएटी में आता है और अगर आप ए लगा देते हो सी लगा देते हो, दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर होंगे, क्योंकि आपको पता है फाइनल जो आंसर शीट सबमिट करता है वो आपकी एमपीपीबी जो व्यापम है वो फाइनल आंसर शीट सबमिट करती है, तो उसमें दोनों आंसर लेगी, वो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है। यहाँ पे काउ पी और जो आपकी पी दी हुई है यानी मटर, इसका ट्रांसप्लांट जो है नहीं किया जाता। बाकी आपका ओकरा का और प्याज का, इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है, याद रखना। बाकी आपकी जो फूल गोभी हो गई, सभी ने सुना होगा कॉलीफ्लावर के बारे में, ठीक है। फूल गोभी हो गई आपकी, पत्ता गोभी हो गई आपकी, बैगन हो गई और टमाटर हो गई, ये सब जो है इनका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इनकी नर्सरी तैयार की जा सकती है, साथ में आपका प्याज भी है। बट यहाँ पे किस किस की नर्सरी तैयार नहीं की जा सकती, जो सीधी बोई जाती हैं यानी बीज के आधार पर, तो आपको पता है मूली जो है बीज के आधार पर बोई जाती है, गाजर को बीज के आधार पर ही बोया जाता है। क्या आपने देखा है कि इसका नर्सरी, मूली की नर्सरी तैयार हुई है, गाजर की नर्सरी तैयार हुई है, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखना, ठीक है। सीधी सी बात है, वेजिटेबल का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको सभी लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए और सी दोनों यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे अगला निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की, जो है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, कि निम्न में से कौन सी सब्जी की जड़ की गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाती है। भाई कौन सी ऐसी सब्जी है, मतलब जिसकी वेजिटेबल है, जिसकी रूट जो है यानी डेप्थ जो है, रूट की डेप्थ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी चली जाती है। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो, ऑनियन भी दिया हुआ है, ब्रिंजल भी दिया हुआ है, टमाटर भी दिया हुआ है, सलजम भी दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ऑनियन लेंगे, ब्रिंजल लेंगे, टोमेटो लेंगे या ट्यूलिप में यानी सलजम लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि 15 से जो 20 सेंटीमीटर गहरी जड़ जाती है वो सीधी सी बात है उथली जड़ वाली क्रॉप मानी जाएगी, क्योंकि 15 से जो 20 सेंटीमीटर में कौन सी जड़ वाली फसलें आती हैं, उथली जड़ वाली फसलें आती हैं। जैसे आपको पता है कौन कौन सी उथली जड़ वाली क्रॉप है, एक आपकी प्याज हो गई, प्याज आपकी उथली जड़ वाली क्रॉप, मतलब बहुत ही 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी गहरी जड़ें जाती हैं। प्याज हो गई, मूली हो गई, ये आपकी जो है जनरली 15 से 20, छोटी मूली जो छोटी मूली होती है वो 15 से 20 सेंटीमीटर जो है इनकी या 30 सेंटीमीटर तक इनकी गहरी जड़ें जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर तो अपने को मिल गया कि यहाँ पे प्याज इन्होंने दे रखा है ऑप्शन में, ऑनियन, ठीक है, एलियम शेपा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए होगा। बट आप लोगों को बैगन की कितनी गहरी जड़ जाती है, तो बैगन की आपको पता है बैगन की कितनी गहरी जड़ जाती हैं, 80 से 100 सेंटीमीटर गहरी आपकी जो है बैगन की जड़ जाती है, सभी को पता है। बैगन के साथ साथ आपकी खरबूज हो गया, मिर्ची वगैरह हो गई, इनकी सबकी गहराई, जड़ की गहराई 80 से 100 सेंटीमीटर जाती है। बाकी टमाटर की तो भाई आपको सभी को पता बहुत ही गहरी जड़ जाती है, खासतौर से टमाटर की कितनी 120 से 180 सेंटीमीटर, याद रखना 120 से 180 सेंटीमीटर तक जो गहरी जड़ें चली जाती है किसकी, टमाटर की। तो याद रखना ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 28 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि प्याज को कितने तापमान पर भंडारित करना चाहिए। भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, प्याज को कितने तापमान पर स्टोरेज करना चाहिए, एट व्हाट टेम्परेचर शुड ओनियन बी स्टोरेज, यानी प्याज को कितने तापमान पर भंडारित करना चाहिए। तो 2 से 5 सेल्सियस या 6 से 8 सेल्सियस या 0 से 1 सेल्सियस। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा प्याज को 0 सेल्सियस से 1 सेल्सियस तापमान पर यहाँ पे आप प्याज को भंडारित कर सकते हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना कितने पर, 0 से 1 सेल्सियस तापमान पर प्याज को आप स्टोरेज कर सकते हो। बाकी अगर आपसे कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछता है, मतलब सापेक्ष आर्द्रता, तो सापेक्ष जो आर्द्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 70 से 75% जो है यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। बाकी स्टोरेज आपको पता है कितने पर करते हैं, 0 से 1 सेल्सियस पर। बाकी आप नॉर्मली जैसे अगर आप रूम टेम्परेचर पर प्याज को रखते हो तो आपको पता है प्याज अंकुरित हो जाती है। बट अगर आप 0 से 1 सेल्सियस पर प्याज को स्टोरेज करके रखोगे तो प्याज क्या है, अंकुरित नहीं होगी, क्योंकि इसलिए बहुत सुटेबल टेम्परेचर मिल गया है। और आर्द्रता आपकी 70 से 75% होनी चाहिए, जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपके लहसुन का भी आपको पता है, लहसुन को भी 0 सेल्सियस तापमान पर स्टोरेज करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो 65 सेल्सियस यहाँ पे 65% यहाँ पे आपकी सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप इसको जो है याद रखिएगा। सी जो है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, ये आप देख सकते हो, ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डला हुआ है ये, कि बोल्टिंग एक समस्या है। भाई किसकी समस्या है, बोल्टिंग, और क्या होता है ये बोल्टिंग। तो मैं आपको बता दूं बोल्टिंग जो है एक समस्या है किसकी, ओनियन की।
सबकी एक ऑनियन की कैसी समस्या है, आप लोगों ने जनरली प्याज को देखा होगा तो प्याज में क्या होता है कि बस जो बोल्टिंग समस्या हो जाती है तो प्याज का ये पूरा जो है खोखला हो जाता है, उस समस्या को यहाँ पे बोल्टिंग बोला जाता है। पूरा ये जो आपका सल्क होता है तो ये पूरा कैसा हो जाता है, खोखला हो जाता है, इस क्रिया को बोल्टिंग बोलते हैं। ये बोल्टिंग होती क्यों है, तो ये बोल्टिंग आप लोग याद रखिएगा, जब कम टेम्परेचर यानी जब कम तापमान होता है तो ये जो है क्रिया आपकी होती है। कौन सी, बोल्टिंग की समस्या, जब कम टेम्परेचर होता है तो ये क्रिया जो है होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और नया क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। कम टेम्परेचर की वजह से जनरली बोल्टिंग होती है, और नाइट्रोजन की समस्या, नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो तो भी ये जो है समस्या बोल्टिंग उत्पन्न हो जाती है। तो ये आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई भिंडी के बारे में कि भिंडी में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो भिंडी में आपको पता है कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 130 130 यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होते हैं। किसमें, भिंडी में 130 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। आपको सभी को पता है इसका ओरिजिन स्थल जो अफ्रीका माना जाता है। भिंडी की बहुत सी फेमस वेरायटी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है ये जो बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में कि पपीते की गायोडाइनोसियस किस्म है। भाई कौन सी ऐसी, सभी आपको पता होगा कि पपीते में दो प्रकार की यहाँ पे किस्म होती है, एक डायोसियस एक गायनोडायोसियस। तो कौन सी ऐसी वेरायटी है किस्म जो है गायनोडायोसियस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूसा ग्लंट, पूसा नन्हा, या पूसा डेलिशियस, या पूसा डवार्फ। कौन सी वेरायटी भाई जो यहाँ पे खास तौर से पपीते की गायोडाइनोसियस के लिए किस्म है। तो यहाँ पे पपीते की बहुत ही फेमस वेरायटी है गायोडाइनोसियस, यानी पूसा जो डेलिशियस आपकी यहाँ पे वेरायटी है वो गायोडाइनोसियस किस्म से बिलोंग करती है। कौन सी वेरायटी, पूसा डेलिशियस। आप सभी ने जो है पूसा डेलिशियस के बारे में सुना होगा, बहुत ही जो है ये फेमस आपकी खास तौर से वेरायटी मानी जाती है पूसा डेलिशियस, सभी को पता है। और इसके बाद ऑप्शन में आपकी दे रखी है पूसा नन्हा। तो ये जो वेरायटी आपकी पूसा नन्हा दे रखी है ये एक प्रकार की कौन सी वेरायटी है, डायोसियस यहाँ पे एक वेरायटी है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे पूसा नन्हा हो गई, पूसा ग्लंट हो गई, और यहाँ पे और भी आपकी वेरायटी दी हुई है, पूसा डवार्फ नाम की एक वेरायटी दी हुई है। तो ये यहाँ पे सारी जो वेरायटी हैं ये डायोसियस वेरायटी है। यहाँ पे बट जो आपकी पूसा डेलिशियस है ये कैसी है, गायनोडायोसियस वेरायटी है, याद रखिएगा। ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे दिख रही है, आपको बोनी होती है पूसा नन्हा, ये पूसा नन्हा के यहाँ पे पौधे दिए हुए हैं, बोने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में कि एचडीपी के लिए पूसा नन्हा की अनुशंसित दूरी, एचडीपी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए पूसा नन्हा की अनुसंधित मतलब दूरी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप पूसा नन्हा को खेत में बोते हो तो उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2.5 मीटर स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, और आप यहाँ पे देख सकते हो 1.0 इंटू 1.0 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे पूसा नन्हा के लिए सबसे सुटेबल जो आपका स्पेसिंग होती है वो होती है 1.25 से 1.25 मीटर स्क्वायर। सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बट यहाँ पे आप सभी को पता है कि पपीते की जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए दूरी कितनी होती है, सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको 1.75 इंटू 1.75 मीटर, है ना, कितनी होती है टमाटर पपीते की, सॉरी, बहुत ही सुटेबल स्पेसिंग है पपीते की 1.75 इंटू 1.75 मीटर, ठीक है। बाकी आपकी पूसा नन्हा की आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है आंवले का, कि आंवले या भारतीय करौंदा, जो आपका आंवला, जिसको इंडियन आंवले को सभी को पता है, आपको क्या बोलते हैं, इंडियन गुजबेरी जो है आपके आंवले को बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि आंवले या भारतीय करौंदे का परिवार कौन सा है। तो भाई आंवले का यहाँ पे परिवार कौन सा है, यूफोरबिएसी यहाँ पे आपके आंवले की फैमिली है। यहाँ पे सी जो है आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। करौंदे, यहाँ पे आंवला जो पूछा हुआ है, सभी को पता है कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं आंवले में। तो आंवले में यहाँ पे 28 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इसका ओरिजिन स्थल आपसे अगर कभी कोई पूछे तो भारत जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है आंवले का, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसकी अगर हम बात करें अनुसंधान दूरी की, तो 8 इंटू 8 मीटर पर जो है जनरली किसको, आंवले को बोया जाता है। 8 इंटू 8 मीटर पर पौधे से पौधे की दूरी 8 इंटू 8 मीटर रखी जाती है। ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आती है। और इसके फैमिली की अगर हम आपसे बात करें तो यूफोरबिएसी जनरली जो है आपकी आंवले की फैमिली मानी जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 34 की साइड। तो ये भी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक अगर आपने थोड़ा गहराई से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि एशिया माइनर यानी कैप्सियन और काला सागर किसके लिए उद्गम का केंद्र माने जाते हैं भाई।
कैस्पियन मतलब यहाँ पे आप ब्लैक सी पकड़िएगा, ठीक है। काला सागर और कैप्सियन किसके यहाँ पे ओरिजिन स्थल माने जाते हैं? तो अमरूद के, पपीता का, या आपके अंगूर का, या यहाँ पे नींबू का, किसका ओरिजिन स्थल जो है जनरली आप लोगों ने देखा हो क्या माना जाता है? कैस्पियन सागर और काला सागर। तो मैं आपको बता दूं, अमरूद का जो आपका उत्पत्ति स्थान है, आप सभी को पता है अमरूद का ओरिजिन स्थल क्या है। तो अमरूद का जो आपका ओरिजिन स्थल है वो क्या है? वो है आपका अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका जो है यहाँ पे आपका अमरूद का उत्पत्ति स्थान है। तो ये तो ऑप्शन से गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं पपीते की। पपीते का ओरिजिन स्थल भी आपका उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है अमेरिका का, वो भी यहाँ पे पपीते का माना जाता है। अब अपन बात करते हैं अंगूर की। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? अंगूर। आपने सुना होगा अंगूर का इस उत्पत्ति स्थान के बारे में, तो कैस्पियन और काला सागर ये किसका ओरिजिन स्थल माना जाता है? आपके अंगूर का जो है यहाँ पे ओरिजिन स्थल माना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जिसको अपन बोलते हैं। सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, याद रखना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसका ओरिजिन स्थल माना जाता है? तो यहाँ पे जो ओरिजिन स्थल माना जाता है वो अंगूर का, सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 35 नंबर क्वेश्चन में कि यह प्रमुख अनार उगाने वाले क्षेत्रों में अनार की लोकप्रिय प्रजनन की विधि है। भाई अनार में लोकप्रिय प्रजनन की विधि कौन सी है जिसका जो है जनरली उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है अनार में? सभी को पता है, ठीक है। अनार में मतलब लोकप्रिय वैरायटी कौन सी है जनरली? बेसिकली आप सभी को पता होगा कि अनार में आपका जो है ये जो है अनार बहुत ही फेमस है ना। कहाँ पे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में आपका जो है अनार सर्वाधिक पैदा होता है और वहाँ पे भी जो है प्रमुख वैरायटी अनार की जो है उगाई जाती हैं। खासतौर से आपकी बहुत सारी वैरायटी अनार की आप लोगों ने सुनी होगी अनार की, जैसे आपका एक स्पेसिंग रूबी हो गई है ना, ढोलका वगैरह, गणेश भगवा वगैरह, ये सभी आपने वैरायटी अनार की सुनी होगी। तो काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी आपकी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि लोकप्रिय प्रजनन विधि कौन सी है? तो अनार की जो यहाँ पे लोकप्रिय प्रजनन विधि है, बेसिकली आपको पता है कि अनार को सख्त तना कलम और गूटी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। किसके द्वारा? सख्त तना कलम, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अभी जस्ट ही मैंने आपसे बात की, सख्त तना कलम और गूटी के द्वारा जो है जनरली अंगूर को क्या किया जाता है? उसका प्रवर्धन या उसका प्रसारण जो है किया जाता है। बट यहाँ पे प्रजनन विधि के बारे में पूछा हुआ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या होगा? याद रखना, यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ईयर लेयरिंग, सी जो है यहाँ पे आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है खासतौर से, ठीक है। तो ये प्रजनन की यहाँ पे विधि पूछी हुई है पोमग्रेनेट की, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी कि क्वेश्चन नंबर 36। ये भी नया क्वेश्चन है, याद रख सकते हो आप लोग, आईएमपी है, ठीक है। वैसे बेसिकली ये क्वेश्चन आपके आईसीआर के लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आम के पॉलीएम्बोरेक रूट स्टॉक, आपको सभी को पता है कि रूट स्टॉक होते हैं बहुत सारे। आपने अमरूद के रूट स्टॉक के बारे में सुना होगा, आम के रूट स्टॉक बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे एक रूट स्टॉक दिया हुआ है, वो कैसा है? पॉलीएम्बोरेक, मतलब वो कैसा है? बहुभुर्णीय है जो यहाँ पे रूट स्टॉक है। रूट स्टॉक को जनरली आपने क्या बोलते हैं? मूल ग्रंथ बोलते हैं, आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? मूल ग्रंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुभुर्णीय मूल ग्रंथ के बारे में बात की हुई है कि आम का बहुभुर्णीय मूल ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, रुमानी, निरंजन, चंद्राकिरण और बंगनपल्ली। तो कौन सा यहाँ पे बहुभुर्णीय रूट स्टॉक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे राइट आंसर होगा चंद्रकरण। बहुत ही फेमस रूट स्टॉक है, बहुभुर्णीय रूट मूल ग्रंथ है। तो सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा। अब हम आपकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की कि सिंधु वेराइटी ऑफ अ मैंगो इज द क्रॉस ऑफ, मतलब आम की सिंधु किस्म का संकरण करा के कौन सी वेरायटी पैदा की गई? किसका संकरण कराया जब ये सिंधु वेरायटी बनी? तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पता है कि रत्ना का और अल्फांसो का यहाँ पे क्रॉस कराया, तब जाके यहाँ पे आपकी सिंधु वेरायटी बनी। तो ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें, है ना। ए जो है यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 38 की। ये भी यहाँ पे आपने बहुत सारी मेथड पढ़ी होंगी, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि मल्टी स्टेम सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग फॉलोइंग इन, मतलब प्रशिक्षण की मल्टी स्टेम प्रणाली का पालन किया जाता है। आपने बहुत सारी मेथड सुनी होगी कि सेंट्रल लीडर सिस्टम है ना, रूपांतरण सिस्टम, इन सिस्टम के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। ये कैसे अपनी ट्रेनिंग की बहुत सारी मेथड है, पेड़ पौधों को साधने की बहुत सारी मेथड के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, अमरूद, चीकू,
अनार या कटहल। कौन सी ऐसी मेथड जिसमें मल्टी स्टेम मतलब सदाई की बहुत सारी विधियों का उसमें उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अमरूद। अमरूद में बहुत सारी सदाई की जो है विधियों का उपयोग किया जाता है, तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 39 की। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अंदर से पूछा हुआ है। फ्रांसीसी मध्य मौसम की खेती है, तो फ्रांसीसी जो मध्य मौसम की खेती है वो कौन सी खेती है? तो यहाँ पे आंवले की जो खेती है फ्रांसीसी मध्य मौसम की खेती है, याद रखना, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन की। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में यहाँ पे बात हुई है कि आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। आप सभी ने आम के पुष्पक्रम को देखा होगा, तो आम के पुष्पक्रम को यहाँ पे क्या बोला जाता है भाई? इन्फ्लोरेसेंस मैंगो इज नोनस, तो पेनिकल बोलते हैं क्या, कैटकिन बोलते हैं, रेसेसिम बोलते हैं या सोलिटरी बोलते हैं? तो आम के जो पुष्पक्रम को, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आम के पुष्पक्रम को रेसेसिम बोला जाता है। यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। आम के पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? रेसेसिम जो है, आम के पुष्पक्रम को रेसेसिम बोला जाता है। ये अपने लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपने से पूछा हुआ है कि एनोना, एनोना के बारे में अपने से यहाँ पे बात की गई है कि एनोना और सिक्वामोसा, एनोना सिक्वामोसा और एनोना चिरीमोला, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है भाई आपके फ्रूट में, ठीक है, क्योंकि आजकल हॉर्टिकल्चर में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा। तो एनोना सिक्वामोसा और एनोना चिरीमोला के बीच संकरण कराकर कौन सी वेरायटी पैदा की गई? तो यहाँ पे एटेमोया, याद रखिएगा, एटेमोया जो आपकी वेरायटी है ये यहाँ पे संकरण कराकर पैदा की गई, किससे? एनोना सिक्वामोसा से, और एनोना चिरीमोला के बीच संकरण करा के एटेमोया। ये एक प्रकार के नींबू वर्गीय सारी संबंधित जो है चीज फल दिए हुए हैं। एनोना सिक्वामोसा, एनोना चिरीमोला एक प्रकार के सभी नींबू वर्गीय फल दिए हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 42 की। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है भाई आपका? CISH कहाँ पे स्थित है? तो भाई आपको सभी को पता है, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में ये आपका स्थित है, याद रखना। कि इसकी स्थापना कब की गई थी भाई CISH की? तो आपको पता है 1972 में इसको स्टैब्लिश किया गया था लखनऊ में, याद रखिएगा, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, 1972 में। सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 43 की साइड। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भाई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण और IMP वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि PKM फर्स्ट इज द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम, जो आम की एक वेराइटी है PKM, आम की संकर किस्म है, जो एक संकर किस्म है, इसको कहाँ और कहाँ विकसित किया गया और किससे विकसित किया गया? तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आम की जो यहाँ पे एक वेराइटी है PKM, इसको सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो आम की एक रूमानी वेराइटी है, आपने सभी ने आम की एक रूमानी वेराइटी के बारे में सुना होगा, रूमानी और नीलम, रूमानी और नीलम मिलाकर कौन सी वेराइटी यहाँ पे विकसित की गई? PKM फर्स्ट यहाँ पे ये वेराइटी विकसित की गई। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, रूमानी और नीलम के क्रॉस से PKM वेराइटी विकसित हुई। ये कहाँ पे विकसित हुई? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे विकसित हुई आपकी वेराइटी? तो ये FRS जो आपका पेरिकुलम दिया हुआ तमिलनाडु में, वहां पे ये विकसित हुई थी। जो FRS आपका अनुसंधान संस्थान है पेरिकुलम में तमिलनाडु में, तो ये जो वेराइटी है वहां पे विकसित हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। बाकी IRHR के बारे में तो आपको पता है, इंडियन हॉर्टिकल्चर आपका बेंगलोर में है, सभी को पता है, ठीक है। खास तौर से आपका सब्जियों के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके चिकन एंड हैंड के बारे में। तो अब आपको इसका आंसर तो बेसिकली पता लग गया होगा कि हैंड एंड चिकन इज द फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ, किसका भाई? शारीरिक विकार है आपका हैंड और चिकन। तो हैंड और चिकन जो एक शारीरिक विकार है, ये आपका अंगूर का बहुत ही फेमस शारीरिक विकार है। ये आपको दिख रहा होगा इसमें इमेज में कि आपके बड़े बड़े अंगूर के गुच्छों के बीच छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे पाए जाते हैं, इसको हैंड और चिकन बोलते हैं, है ना। ये बहुत ही खासतौर से ग्रेप्स को बहुत ही ज़्यादा जो है उसको उत्पादन पर इफेक्ट करता है और फल को जो है खराब कर देता है, ठीक है। गिरावट आ जाती है फलों के उत्पादन में, इसको खटास आ जाती है इसके फलों में। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा, सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। भाई ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा हुआ है कि काला पट्टी एंड क्रिकेट बॉल इज द पॉपुलर कमर्शियल वेराइटी ऑफ। भैया ये काला पट्टी और क्रिकेट बॉल किसकी लोकप्रिय वेराइटी है? तो सबको पता है यहाँ पे क्रिकेट बॉल से आपको आंसर पकड़ने में मिल जाएगा कि क्रिकेट बॉल जो है सबसे फेमस वेराइटी किसकी है? चीकू की, एक्रस सपोटा की यहाँ पे बहुत ही फेमस वेराइटी है भाई। कौन सी? काला पट्टी और क्रिकेट बॉल, याद रखिएगा। बी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की कि सिगार टोका, जो सिगार टोका यहाँ पे दी हुई है, सिगार टोका किसकी गंभीर बीमारी है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कुछ टाइप से केले की पत्तियों में ये आपका जो है सिगार टोका पैदा हो जाता है, पीले पीले जो यहाँ पे आपको देखने को पत्ती में देखने को मिल जाएगा, तो इसको सिगार टोका बोलते हैं और बहुत ही भयंकर होता है ये, खासतौर से केले में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बनाना, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 56 इज अ क्रोमोजोम नंबर हो। भाई 2n बराबर 56 क्रोमोजोम नंबर किसके होते हैं भाई? तो आपको पता है 2n बराबर 56 क्रोमोजोम नंबर किसके होते हैं? तो यहाँ पे कटहल के 56 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना? 56 यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर होते हैं आपके किसमें? कटहल में। बाकी सीताफल में कितने होते हैं? तो आपको पता है सीताफल में 14 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, याद रखिएगा। जो आपका सीताफल यहाँ पे दिया हुआ है कस्टर्ड एप्पल, इसमें कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? इसमें 2n बराबर आपके 14 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। बाकी बेर में तो आपको पता है कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? तो बेर में यहाँ पे 48 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, याद रखिएगा। 2n बराबर 48 क्रोमोजोम नंबर आपके बेर में होते हैं। और बेल में कितने क्रोमोजोम नंबर होते हैं? तो बेल में यहाँ पे आपके 18 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको याद रखनी है ना, महत्वपूर्ण है। 56 के बाद आपका सीताफल में कितने होते हैं? 56, 14, 18, 56, 14, 48, 18। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि आर का सहाना, ये आर का सहाना भाई किसकी यहाँ पे फेमस वेराइटी है? आर का सहाना एक किस्म है, किसकी किस्म है भाई आर का सहाना? आंवले की है, चीकू की है, सीताफल की है या आपकी अनार की है? तो सीधी सी बात है कि अनार में तो भाई अपने ना ये वैरायटी कहीं पड़ी नहीं आर का सहाना, आंवले में भी नहीं पड़ी है, चीकू में भी ये वैरायटी कुछ है नहीं आर का सहाना, नाम से ही पता लग जाता है। तो आर का सहाना आपकी यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल की बहुत ही फेमस वैरायटी, खासतौर से सीताफल की। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल। मैंने आपको जस्ट बताया था क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं कस्टर्ड एप्पल में, तो कस्टर्ड एप्पल में यहाँ पे 14 क्रोमोजोम नंबर होते हैं, याद रखना। अब हम आपसे बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि बनाना यानी केले का वानस्पतिक प्रसारण किस रूप से होता है? कौर्मे के रूप में, रनर के रूप में, सकर्स के रूप में, या आपका ये ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है किसके रूप में यहाँ पे केले का प्रोपर जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है यानी प्रसारण होता है? तो आपको पता है केले में जनरली जो आपका सकर्स के द्वारा इसका जो है क्या होता है? प्रसारण होता है। आप सभी ने सुना होगा स्वार्ड शकर के बारे में, तलवार नुमा शकर्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है तलवार नुमा स्वार्ड शकर जिसको बोलते हैं। तलवार नुमा शकर से इनका वजन भी कितना होता है? 700 से 750 ग्राम के आसपास जनरली इनका स्वार्ड शकर का वजन होता है। इतने स्वार्ड जो है आपके इनका केले को पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। 700 से 750 ग्राम जो शकर्स होते हैं तलवार नुमा, उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व में अमरूद उत्पादन में हमारा देश कौन से स्थान पर आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो विश्व में अमरूद के उत्पादन में अपनी ग्लोबली जो इंडिया में रैंक है वो यहाँ पे 4th रैंक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 4th रैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। और अमरूद में आपको पता है विटामिन सी अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी आपको पता है अमरूद जो सबसे अधिक क्वालिटी का अमरूद होता है वो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इनको आपको याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें ताकि वो एग्जाम के लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ें देख पाएं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।